बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फेरोमैग्नेटिज़्म। लास्ट लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिज़्म के मुतालिक पढ़ा था कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। फेरोमैग्नेटिज़्म इज़ द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो फेरोमैग्नेटिक मोमेंट जो है, फेरोमैग्नेटिज़्म जो है, इसको परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट का नाम देते हैं हम। फेरोमैग्नेट मटेरियल इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो हम आम मैग्नेट घरों में इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, हम कह सकते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। उसके एटम्स जो होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने कहा कि फेरोमैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिज्म है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है उसमें मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करेगी जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू की होगी और पॉजिटिव होगी। जब हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी, जबकि जैसे कि हम कहते हैं कि m इज़ इक्वल टू काई h। m हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है, काई ससेप्टिबिलिटी है और h जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं काई लार्ज वैल्यू रखेगी और पॉजिटिव होगी। काई की वैल्यू लार्ज भी होगी और पॉजिटिव होगी, जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी क्योंकि वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को पोजेस कर रहा था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स को, जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। अब फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट ओनली बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ जी, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिससे बिलो तो फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करेगी। कोई मटेरियल जो है वो एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, जबकि अबव विच द मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। लेकिन उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जब हम जाएंगे, जब हम ऊपर टेम्परेचर देंगे तो वो जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। और पैरामैग्नेटिक कब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है? यानी कि वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा जो कि फेरोमैग्नेट होता है, बल्कि वो सिर्फ उसी सूरत में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा जब वो एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड के अंदर रखा जाएगा। एक क्या डिफरेंस आता है टेम्परेचर से? टेम्परेचर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। आपका मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा, लेकिन जब वो उस टेम्परेचर से अबव जाएगा तो वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा और सिर्फ उसी वक्त वो मैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स पोजेस करेगा जब वो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में शो होगा। अब वेस्ट थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म है, वेस्ट साइंटिस्ट का नाम है, उसने थ्योरी दी थी फेरोमैग्नेटिज्म की कि किस तरह से फेरोमैग्नेटिज्म किसी मटेरियल के अंदर रिलाई करती है। फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स। Each domain contains about 10 raised to power 9 to 10 raised to power 15 atoms which are spontaneously magnetized। फिगर में देखें, फेरोमैग्नेटिक डोमेन एक दिखाई गई है आपको कि इसमें देखें स्पॉन्टेनियसली किस तरह से मैग्नेटाइज्ड हैं। किसी भी एक डोमेन के अंदर जो एटम्स हैं, चाहे उनकी जितनी भी तादाद हो, हमने यहाँ पे चंदे की शो किए हैं, तो वो स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब उस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? किसी सिंगल डोमेन को जब हम रेफ़र करते हैं तब ऑफ द स्पेसिमन इज डिटरमाइंड बाय द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डोमेन्स। हाँ जी, जब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम वेक्टर सम निकालेंगे। किस लिए? इंडिविजुअल डोमेन्स के लिए। हर डोमेन का अपना वेक्टर सम निकालेंगे
किसी भी मटेरियल का जो हम स्पेसिमेन ले रहे हैं तो उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड कितना है वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डोमेन से। Within a given domain, all the dipoles aligned in same direction. So magnetization has maximum possible value. पीछे जो हमने फिगर देखी है उसमें देखा जा सकता है कि गिवन डोमेन के अंदर तमाम डाइपोल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उस डोमेन के अंदर मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। जबकि हम कहते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या कहते हैं, क्या होता है। अब फेरोमैग्नेटिज्म में तो एक ही सिम्ट में अलाइन होते हैं, डायरेक्शन उनकी सेम ही होती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास वैल्यू आती है। तो यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में अलाइन होंगे अपोजिट, हमारे पास तमाम एटम्स जो होंगे उनके डाइपोल मोमेंट जो होंगे वो अपोजिटली अलाइंड होंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या जाके बनेगा, हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक जो है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शंस जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये मैग्नेटिक मोमेंट्स, और नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो इक्वल टू 0 आएगी। ये हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की आयरन, कोबाल्ट, निकल और नंबर ऑफ अलाइज, यानी कि ये 3 जो हमारे पास मेटल्स हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और फिर हमारे पास कुछ अलाइज हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं।